मध्य प्रदेश में इस बार 24 ऐसे विधायक हैं जिन पर कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं और अगर इनके खिलाफ फैसला आए तो इनकी सदस्यता भी जा सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में 29 विधायकों पर दाग, 24 फिर भी चुनावी मैदान में ठोक रहे ताल। जी हां, सियासत में शुचिता की बात करने वाले राजनीतिक दलों को दागियों से परहेज नहीं है, बस जीत की गारंटी वाला फैक्टर सबसे अहम है। इस बार के एमपी के चुनावी दंगल की बात करें तो एमपी के 29 विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस में आरोप तय हो गए हैं। इनमें कांग्रेस की सबसे ज्यादा 16 जबकि बीजेपी के 12 विधायक हैं। इन विधायकों को कभी भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। 2018 और 2020 के उपचुनाव में इन विधायकों ने केस की जानकारी दी है। 29 में से 10 विधायकों के खिलाफ 10 साल से ज्यादा समय से केस पेंडिंग है। बाकी 19 विधायकों पर करीब 6 साल पहले मामले दर्ज किए गए थे। एमपी के मौजूदा 93 विधायकों पर अलग अलग कोर्ट में केस भी दर्ज हैं। इन्हीं में से 29 विधायकों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इन पर मर्डर, रेप, डकैती, लूट, अपहरण, ह्यूमन क्राइम जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। कुछ पर धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने के चार्ज लगे हैं, तो कुछ पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा जमाखोरी से संबंधित केस दर्ज हैं। अब बात उन कुछ नामों की जिन पर गंभीर अपराध दर्ज हैं, तो इनमें नागदा खाचरोद से विधायक दिलीप गुर्जर के खिलाफ 2001 में एफआईआर दर्ज हुई थी। मंत्री और बीजेपी एमएलए राम खिलावन पटेल के खिलाफ 2002 में एफआईआर दर्ज हुई। रामपुर बखिलान से बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह पर कई संगीन मामलों में 2003 में एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व मंत्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दंगा मारपीट के आरोप में केस दर्ज है। मुरैना एमएलए राकेश मवई पर 2007 में दंगा के आरोप में केस दर्ज हुआ। पूर्व मंत्री और मुलतई से कांग्रेस एमएलए सुखदेव पांसे पर महिला की हत्या का आरोप है। गाडरवारा से विधायक सुनीता पटेल के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। राजनगर से विक्रम सिंह नाती राजा के खिलाफ भी कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। इन 29 विधायकों में से अब की बार 24 मैदान में है। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 विधायकों के टिकट अलग अलग कार्डों से काटे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो 24 दागी मैदान में हैं, अगर वो फिर चुनाव जीतते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। इसे समझने के लिए पहले जनप्रतिनिधित्व कानून के पेच को भी समझ लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की उपधारा 3 अपराधियों को राजनीति से दूर करती है। इसके तहत कोर्ट के फैसले के साथ ही जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की उपधारा 4 इसमें एक बड़ी बाधा थी। अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2013 में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की उपधारा 4 को असंवैधानिक करार दिया गया था। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया था। इस धारा के तहत सजा के बाद भी ऊपरी अदालत में अपील तक सदस्यता बरकरार रहती थी। ऊपरी अदालत का फैसला आने तक जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी भी कोर्ट से 2 साल या ज्यादा की सजा होते ही सदस्यता चली जाती है। दागी नेताओं को बचाने के लिए 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार एक अध्यादेश भी लाई थी। अध्यादेश में ऊपरी अदालत में अपील लंबित रहने तक सदस्यता बरकरार रखने का प्रावधान था। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इसी अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से ही अयोग्य माना जाएगा। ऐसे में साफ है कि एमपी में जो इस बार दागी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो सदस्यता जानी तय है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिन 29 विधायकों को टिकट दी है, उनके मामले न्यायालय में विचाराधीन है और यदि उन्हें सजा होती है तो उनकी सदस्यता जा भी सकती है। ये ऐसी संभावना पहले से भी लगाई जा रही है। हम देखते हैं कि राजीव गांधी को गुजरात के निचली अदालत ने सजा दी और हाईकोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अंततः उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत है। इस तरीके से अनिश्चितता की स्थिति ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने आती है। ऐसे 29 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। यदि कोर्ट उनके खिलाफ गंभीर मामलों में सजा सुनाता है तो उनकी निर्वाचन शून्य भी हो सकता है। उधर दागियों पर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट सिद्धांत है कि जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं होता। यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर किसी प्रकार का प्रकरण है तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जन आंदोलन हो सकते हैं।
षड्यंत्र पूर्वक कोई कराए गए केस हो सकते हैं, पर किसी प्रकार के गंभीर किस्म के गुंडे की प्रवृत्ति के जैसे कांग्रेस के ऊपर वैसे अपराध बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं है। तो हम हर संवैधानिक व्यवस्था और संस्थाओं का पालन करते हैं और जिन भी लोगों के ऊपर अपराध लंबित हैं वो सब न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं और जैसी न्यायपालिका का आदेश है उसका पालन करेंगे। पिछले 20 साल में बीजेपी की सरकार में जिस तरह से दमनकारी काम किए हैं बीजेपी की सरकार के लोगों ने, सबके सामने, सब पे FIRs हैं, सब पे मुकदमे हैं। इशू सबसे बड़ा यह है कन्विक्शन और एक्विटल के ऊपर पूरा मामला है। बीजेपी की जो लोग हैं आरोपी, वो तो बहुत संगीन अपराध और इस तरह के मामले हैं कि उनकी सरकार बचा नहीं पाई है उनको। लेकिन बीजेपी के ही सरकार में जिस तरह से हम लोगों पे आरोप लगाए गए, उसमें कितना कन्विक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ। जिसका कन्विक्शन है कभी कोई पार्टी उसको टिकट ही दे सकती। तो अगर सिर्फ इस आधार के ऊपर कि किसी पर आरोप लगे हुए हैं, टिकट से वंचित नहीं कर सकते हैं। साबित होना चाहिए था, सिद्ध होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। और आगे भी अगर सिद्ध हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी साफ स्टैंड रखती है। तो राजनीति में मेरी कॉलर तुम्हारी कॉलर से कम मैली वाली होड़ मची है, क्योंकि सियासत में नैतिकता से भी ऊपर नंबर गेम है। जिसके साथ नंबर गेम है वही सियासत का सिकंदर है। बाकी आदर्शों की बात करने के लिए तो पूरे 5 साल है। ये पहला विधानसभा चुनाव नहीं है जब दागी और आपराधिक मामलों में से घिरे हुए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और ये लिस्ट दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं की होती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार राजनेता और राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को ही मौका क्यों देती हैं।